तो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी, वो भी 6 क्लास के, और उसमें भी पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी को। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा और देखिएगा। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा आदर्श एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें, चाहे वो बिहार का हो या बीसीएस का हो या किसी भी एग्जाम का हो, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए हम फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। ये एनसीईआरटी है, ठीक है, 6 क्लास का है, एक बार फिर बता दूं। और इसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल का मतलब पहले समझिए कि सौरमंडल का मतलब क्या है। तो मंडल मीन्स क्या होता है, एक समूह। जैसे मंडल से ही निकला है मंडली शब्द, तो मंडल क्या है, एक समूह है या समूह है किसी चीज का। जैसे सूर्य है, तो सूर्य के जो आस पास जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, उनका एक मंडल है, एक कक्ष है। तो हम उसी को बोलते हैं सौर्यमंडल, मतलब कि सूर्य के सहित जितने भी आकाश में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, उनको सारे को मिला के हम सौर्यमंडल कहते हैं। और उनमें भी, सौरमंडल में भी अपना पृथ्वी शामिल है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए, आइए हम देखते हैं। एक कहानी के तौर पे बताया गया है कि देखिए, एक कह रहा है कि किसी बच्चे को जैसे समझाया गया। अब 6 क्लास का बच्चा तो ज्यादा एज का होगा ना, हार्डली 11-12 साल का बच्चा होता है, तो उसको कहानी के माध्यम से समझाया गया है। कह रहा है कि सूर्यास्त के समय आकाश को हम देखने में कितना अच्छा लगता है। हम जब आकाश के ऊपर ताकते हैं तो हम हमें क्या होता है, आकाश बहुत अच्छा दिखाई देता है। और जब शाम के जैसे सूर्यास्त हो जाता है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। और लाइट का रिफ्लेक्शन जब होता है, तो जो तारे होते हैं, ठीक है, तो तारे होते हैं तो वो हमको चमकीले दिखाई देने लगते हैं आकाश में। और दिन में हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उस टाइम सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उसके कारण वो रिफ्लेक्शन अच्छी तरह से हो नहीं पाता। और वस्तु जो जो ग्रह वगैरह होते हैं, जो तारे होते हैं, वो रोक लेते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट जब करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उससे ज्यादा ये सन का लाइट होता है, जिसके कारण वो दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं और फिर समझाएंगे आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। चलिए, कहता है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। कहते जैसे 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 देखते होंगे अंधेरा होते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है, संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। मतलब वस्तु का मतलब वही है, तारे और ग्रह वगैरह की बात कर रहे हैं, चंदा मामा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है, ये छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। और वो चमकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कुछ धुंधले धुंधले कौन नजर आएंगे, जो बहुत ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, जो जितना नजदीक होगा और नया तारा होगा, वो ज्यादा चमकीला होता है। और जो बहुत दूर होगा, वो छोटा और धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में ही हीरे जड़े हैं। मतलब जैसे हीरा आप देखे होंगे जगमग जगमग करते रहता है, तो उसी टाइप से आप आकाश में ताकते होंगे या देखते होंगे, तो उसमें भी क्या होता है, आपको दिखाई पड़ता है जगमग जगमग टाइप के। तो वही बोल रहा है। चलिए आगे, इसमें कुछ नहीं है। कुछ कह रहा है कि कुछ टिमटिमाहट अंश से अलग होती है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मैंने कहा जैसे उपग्रह होते हैं, तो उनमें अपना क्या होता है, ग्रह होते हैं, उनमें अपना प्रकाश होता ही, उपग्रह होते हैं उनमें कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी पृथ्वी है, क्या है, खगोलीय पिंड है। तो इसकी क्या है, एक उपग्रह है चंद्रमा, तो उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, सन के प्रकाश से प्रकाशित होता है और रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा। ठीक है, अब कहता है, इन चमकीले वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, प्रतिदिन, शायद प्रतिदिन आप देखते होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो क्या होता है, छोटा होते जाता है, छोटा छोटा, फिर वो विलुप्त हो जाता है आधा भाग, क्योंकि वो क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होती है, उसकी आधे भाग को ढक देती है, जिसके कारण वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है। अब आते हैं, कह रहा है कि इन चमकीले वस्तु के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, यह अलग अलग समय पे अलग अलग आकार का दिखता है। ठीक है, पूर्ण चंद्र
लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, पृथ्वी पूरी तरह से उस पर फोकस नहीं डाल पाता है, ठीक है। तो जिसके कारण वो पूरा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। अगर पूरी चांद दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात। क्योंकि जब पूर्ण हो जाता है तो फिर धीरे धीरे वो तिरछा होना स्टार्ट करेगा, पृथ्वी के सीध में आना स्टार्ट करेगा, तो वो क्या होता है, उसकी भाग पे प्रकाश पड़ेगी तो अंधेरा पड़ेगा। और अदर भाग पे, जहाँ जैसे जिस भाग पे प्रकाश पड़ेगा तो उसमें रिफ्लेक्शन होगी और वो भाग दिखाई देगा, ठीक है। और जिस पे नहीं पड़ेगा वो अंधेरा, तो वो भाग हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, तो उसको क्या हम बोलेंगे, अमावस्या रातें बोलेंगे, ठीक है, जब पूरी तरह से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। चलिए, ये कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा या इन सभी छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। मैंने पहले ही समझाया था कि सूर्य में इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि उनकी जो प्रकाश होती है इनके सामने नगण्य हो जाता है, जिसके कारण हमें वो चमचमाते हुए तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं। चलिए, अगला हम देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम क्या बोले, खगोलीय पिंड कहते हैं। चाहे जो भी होती, जो चमचमाहट के तरीके से दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तो कुछ छोटे भी हो सकते हैं, जैसे देखिए। और कुछ गैस से भी बने होते हैं और कुछ ठोस से भी बने होते हैं। अब कह रहा है क्या, कुछ में अपना ऊष्मा होता है, कुछ में अपना प्रकाश होता है। जिस जिसमें अगर देखिए, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, हीट, ठीक है, और लाइट दोनों होगा, वो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य एक तारा है, रीजन क्योंकि इसमें अभिक्रिया अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, अपना एनर्जी भी है, इसके सॉरी इस अपना के पास हीट भी है, और इसके पास क्या है, अपना प्रकाश भी है, जिसके कारण क्या दिखाई, ये क्या है, एक तारा है, ठीक है। आइए हम यहाँ बात करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक होता है, ठीक है। सूर्य अगर है ना, तो उससे भी ज्यादा दूर पे कुछ तारे हैं, जिसके कारण उनकी अधिक ऊंचाई होने के कारण वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इनसे हजारों हजारों गुना बड़ा है, ठीक है। और इतनी दूरी होने इतना दूर वो होते हैं, जिनके कारण हम क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। और वो क्या करते हैं, हमें वो दिखाई देते हैं, अत्यंत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। चलिए, बता देते हैं। आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखा, एग्जाम्पल के तौर पर दिखा। कि आपने कभी देखा है कि जो जितना हवाई जहाज में दिखे वो बड़ा दिखाई देता है, जैसे लैंड करता है या लैंड करता है तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो आकाश में होता है तो कितना छोटा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जो जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा दिखाई देगा, जो जितना दूर होगा उतना छोटा दिखाई देगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे अपने खटोलवा वगैरह का नाम सुना होगा, तो एक खास आकृतियां उनके पास होती है, तारा का एक ग्रुप मिलता है और एक आकृति बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी का भाग है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, इनका नाम है। बहुत आसानी से पहचान आने वाले नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि आपने सुना होगा, सप्त सात ऋषि वाला, या 7 तारों का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। इनमें कितने तारा का समूह होता है, 7 तारा होते हैं, और इन्हें हम सप्त ऋषि कहते हैं। और जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर है, उसी का भाग है। सप्तऋषि तारा किसके भाग है, अर्सा मेजर का। आगे देखते हैं। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपका आसमान में है और अधिक तारा ग्रह तथा नक्षत्र को दिखाए। मतलब कह रहा है कि आप प्रैक्टिकली किसी को बोलिए, अपने से बड़े व्यक्ति को, छोटे बच्चे को समझाने का काम कर रहा है, तो बोल रहा है कि आप बड़े व्यक्ति से बोलिए कि हमें इसके बारे में बताएं, ठीक है। चलिए, आगे हम आते हैं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, जैसे देखिए हमारे, जब हम बहुत पहले की बात करते हैं, जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो हमको दिशा का ज्ञात करना होता था रात में कि हमको इधर घर है तो हम कैसे जाएं। तो वो क्या करते थे, इन तारे के माध्यम से, जो सप्तऋषि तारा है, जो ध्रुव तारा जिसको कहते हैं, तो उसके माध्यम से वो दिशा को पता करते थे। जैसे कि ध्रुव तारा होता हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, तो वो क्या करते थे, ध्रुव तारा को देखकर वो क्या करते थे कि इधर उत्तर हो गया तो उत्तर के अपोजिट जैसे दक्षिण होता है, जैसे ही दक्षिण हुआ तो वो समझ जाते थे, अपना फेस कर लेते थे ध्रुव तारा की ओर, और उसके अनुसार दाएं बाएं का करके उत्तर पूरा पश्चिम सब पता कर लेते थे। ठीक है, और नाविक भी इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ध्रुव तारा भी सप्तऋषि की पर सॉरी ध्रुव तारा कहा जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर, बोले अभी ना, उत्तर दिशा में नीत रहता है। सप्तऋषि तारा की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक तरफ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, देखिए है ना, ध्रुव तारा ये दिखाया। ठीक है, तो आते हैं अगला। अब इसमें कह रहा है ग्रह क्या है, तो हम आपको किताबी भाषा में पढ़ा रहे हैं, आप मेरी बातों को गौर से सुने। ठीक है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है। मैंने कहा जैसे ग्रह उपग्रह, उनमें अपना क्या होता है, प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, उनमें ऊष्मा नहीं होता है, तो जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो क्या है, ग्रह कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेनेट शब्द जो है एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह है जो क्या है, सूर्य को चारों ओर घूमते हैं, और ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं, उनके उपग्रह घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह ही है, इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आपने संपूर्ण प्रकाश, अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं, इसके पास देखो अब कोई कोई इनके पास अपना लाइट हीट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस सारे जो प्राप्त करता है पृथ्वी और सूर्य से करता है। एनर्जी भी कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। हीट भी कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, प्रकाश भी कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। जब यदि हम चंद्रमा पर से अगर पृथ्वी को भी देखें तो छोटा सा वैसे ही चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी हम देखिए कुछ रोचक तथ्य को देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, छल्ले क्या होते हैं, ये बादल होते हैं, गैस के चारों ओर बादल होते हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम छल्ले बोलते हैं। छल्ले पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टी वाली होती है, बोलो ना अभी गोले गोले घूमते रहते हैं। इनको हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आप थोड़ा सा, हम इसको सीधा कर लीजिएगा तब आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि रोटेट मोड में है तो देखने में आपको कठिनाइयाँ होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको देख रहे हैं, आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, देखिए बुध बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगाती है, 88 दिन में, ये कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक दिन में, और शुक्र कितने दिन में लगाता है, शुक्र लगाता है इसको 255 दिन में, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और अपने कक्ष पे कितने दिन में घूम जाता है, 243 दिन में। ठीक है, अगर यही देखिए पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर 365 दिन, अपना पूरा साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। और इसकी एक उपग्रह है चंद्रमा, अपना कक्ष को अक्ष को घूमने में कितना टाइम लेता है, एक दिन मात्र लेता है। ठीक है, अब मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है। इसके पास दो उपग्रह हैं, अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, जितना कि पृथ्वी घूमती है इसके बराबर। अगला देखिएगा आप, बृहस्पति बृहस्पति की आप बात करते हैं तो ये अपनी एक परिक्रमा कितने 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लेता है। अपने अक्ष पे कितने घंटे में घूम जाता है, मात्र 9 घंटे 56 मिनट में। इनकी चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53 है। अब कहा जाता है शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितनी लगाता है, 29 साल 5 महीने अपने, लेकिन अपने अक्ष पे वही इतनी स्पीड से घूमती है, 10 घंटे 40 मिनट। इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है, लगभग 53 है, अभी बढ़ा है कुछ। ठीक है,
अगला देखिएगा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना 84 साल लेता है, लेकिन अपने अक्ष को कितने घंटे में घूम जाता है? 17 घंटे 14 मिनट में। इसकी चंद्रमा की संख्या आप देखेंगे तो 27 है। नेपुसन सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना लगाता है? 164 साल। अपने अक्ष पर घूमने में समय कितना लगाता है? 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। देखिए कितनी, जो जितना ज्यादा सूर्य से ग्रह दूर है, ठीक है, और क्योंकि वो हल्का होते हैं, वो हल्के होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं? तेजी से घूमते हैं, ठीक है, और एक गैस से बने होते हैं, इनमें गैस होता है। जो जितना सिंपल आप समझिएगा कि जो जितना ग्रह दूर होगा सूर्य से, वो उतना हल्का होगा, और वो उतना गैस से बना होगा, मीथेन सब का मात्रा उतना ही ज्यादा होगा, और वो उतना ही तेजी से परिक्रमा करेगा, ठीक है, अपनी अक्ष को। सूर्य के परिक्रमा करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी है उनका, लेकिन अपने अक्ष पे उतना ही स्पीड से वो घूम जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, हमने आपको पहले, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, इसके चारों ओर पृथ्वी के क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और पृथ्वी और अन्य 7 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चलिए हम देखते हैं। एक कहानी है, क्या आपको पता है, आप जानते हैं, पर ये जो पौराणिक रोमन कहानी, उसमें सूर्य को कहा गया है सूर्य देवता। देखिए इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ब्रश लेते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए यहाँ कलर चेंज करते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, रेड। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, सूर्य देवता है ना, सूर्य, ये रोमन रोमन जो कहानी है उसमें सूर्य को कहा जाता था। सौर्य शब्द से लिया गया, देखिए यहाँ पे है सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। तो सौर्य हम इंग्लिश में बोलते हैं, और सौर्य, और सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं? मैंने बोला था ना उस टाइम, सौर्य मंडल कहते हैं, ठीक है। हम सौर्य शब्द को ही सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिएगा, सौरमंडल में मैंने बोला सूर्य के जो परिवार होते हैं, मतलब सूर्य के 8 ग्रह और छोटे छोटे अन्य क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ये सारे मिलाकर क्या बने हैं? सौर्य मंडल बने हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सौर्य मंडल बोलते हैं। सूर्य से रिलेटेड है, उनका मुखिया कौन है? सूर्य है। मतलब जैसे आपके घर में हेड कौन होते हैं? दादाजी, उसी प्रकार से सूर्य सबके दादाजी, ठीक है। अब चलिए, सबकी उत्पत्ति थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं शब्द का उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर दूसरी भाषाओं के से लिए गए हैं, ठीक है। आइए ज्योग्राफी के बारे में आते हैं। जो ज्योग्राफी है एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक, लेकिन यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। देखिए आपको शायद समझ में, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको प्रेस के माध्यम से देखिए, ये क्या है? ज्योग्राफी शब्द है, ठीक। ज्योग्राफी शब्द कैसे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन होता है। दो ग्रीक शब्द मिलाकर, जैसे देखिए, दो यहाँ पे दो ग्रीक शब्द मिलाकर क्या है? यहाँ है जी अर्थात पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो पृथ्वी से संबंधित, हम देखिए, अब आइएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। मेट्री का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मापन। ओइट का मतलब है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब देखिए क्या है, जियोलॉजी मिलाइए, इसको मिला लीजिए, जियोलॉजी को मिलाइए, इसको प्लस कीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी हो गया। तो जियोलॉजी जैसे ही आप मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजी मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री, ये दोनों के आप मिलाइएगा, तो जियोमेट्री का मतलब होता है
पृथ्वी का मापन। और इसको अगर मिलाइएगा तो जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको जूम कर लिए थे, अब इसको हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा। आइए अब सूर्य के केंद्र, अब सूर्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, सूर्य केंद्र में स्थित है। कहाँ? सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक है, स्थित है, बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म है। ठीक है, इसमें गैस है जो कि हीलियम और क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या करता है, पूरे सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसी के स्रोत से क्या होता है, तो इसमें जो ऊष्मा है और प्रकाश है, इसी से लेकर अन्य जो उपग्रह ग्रह हैं, ये अपना ऊष्मा और जो प्रकाश है वो प्राप्त करते हैं। देखिए ये बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी हम इसको, ये बहुत दूर है, सॉरी बहुत दूर है हमसे, लेकिन फिर भी हम इसको नजदीक महसूस करते हैं। पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ पे है, देखिएगा थोड़ा सा उस, सॉरी आपको ऐसा क्या हो गया, वेट करेंगे थोड़ा सा आपको। ये हम पढ़ रहे थे, इस पे पढ़ रहे थे सौरमंडल को ऐड क्लोज करना दीजिए। आइए अब देखते हैं। जहाँ थे हम वहाँ थे, ठीक है यहाँ थे, चलिए यहाँ आ जाते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा टप, वो प्लस पिन था, टच हो गया। चलिए आइए देखते हैं। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम। चलिए, ये कह रहा है कि पृथ्वी जो है, यहाँ पर पृथ्वी जो है, देखिएगा हमसे कितना पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, 15, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं ग्रह की बात। ग्रह कितने हैं, देखिएगा ग्रह कितना है। ग्रह अगर आप देखेंगे तो कितने हैं ग्रह, 8 हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, अब देखिएगा सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, अगर आप सूर्य से मतलब कौन कितना दूरी पे है, सबसे दूर कौन है, सबसे नजदीक किन है, तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आप लोग उसको याद कर सकते हैं। जैसे माई माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स, मतलब कहता है कि मेरी जो माता है वो मुझे नट्स देती हैं। ठीक है, मतलब याद करने का एक तरीका है। एम से क्या है, मरकरी, देखिए यहाँ पे जो बुध की बात किया वो है। ठीक है, और वी से वेनस है, शुक्र की बात कर रहे हैं। इसे इसे क्या दिया, शायद यूरेनस एम से मार्स, एम से इसे अर्थ दिया है, एक मिनट, हाँ इससे दिया है, देखिए मरकरी दिया है, एम से मरकरी है, वी से वेनस है, ई से अर्थ है, एम से मार्स है, जस जुपिटर है, स से शनि वाला, एस से शनि का है दिया हुआ है, और यू से यूरेनस दिया है, एन से नेपच्यून दिया है। अगला आप देखेंगे। ठीक है, आगे आप देखिए क्या करे, क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। जो मतलब कि खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं, कि उसके ऊष्मा तापमान आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं खगोल शास्त्री। ठीक है, आर्यभट्ट भी क्या थे, प्राचीन एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ग्रह के बारे में बताया है।
सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्रवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ये सब बताया था। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या, जो पेरिस डायग्राम में चला था, ठीक है, और ये बिग बैंग सिद्धांत, ये सब आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए, जो ग्रह की श्रेणी में उसी को रखा गया है जिनके पास एक खास पथ होता है, जो अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, मतलब किसी दूसरे के रास्ते में जाके अटकन नहीं डालते हैं। वो एक खास पथ पे सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अगर वो अपने पथ से विचलित होकर किसी अदर के पथ में जाते हैं, रास्ते में मतलब जाते हैं, पथ मीन्स रास्ता, रूट में जाते हैं, तो उनको ग्रह की श्रेणी से, अगर वो बार बार एक कंडीशन उत्पन्न करते हैं, बार बार प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं कि बार बार किसी दूसरे के रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको फिर क्या किया जाता है, ग्रह की श्रेणी से निकाल के उपग्रह की श्रेणी में डाल देता है, ठीक है। देखिए, सूर्य अब करेंगे, सौरमंडल से भी एक निश्चित पथ होता है, यहाँ तक लो तुमने। ये क्या, कौन सा पथ, तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे, ये पूरी तरह से गोल नहीं घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्त मतलब बहुत बड़ा वृत्त की तरह, लेकिन वो अंडाकार शेप लेते हैं, ठीक है। जिससे हम क्या बोलते हैं, इनकी कक्षा होती है, मतलब एक खास कक्षा होती है अपना। जैसे आप लोग का क्लास होता है ना, तो 6 क्लास है, तो 6 क्लास अपने क्लास में ही रहेगा। अगर वो 6 क्लास से बार बार जाकर 7 क्लास में रखा जाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, ना तो 7 में रखा जाएगा, नहीं तो क्या किया जाएगा, 6 में रखा जाएगा, उसको दोनों क्लास से आउट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से इनके अपना एक खास कक्ष होता है, और अपने कक्ष में ही वो घूर्णन करते हैं। अब कहते हैं, देखिए बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, हमने पहले ही बताया, 88 दिन लेता है, ठीक है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा, अब सूर्य और पृथ्वी, क्योंकि दोनों का समान टाइम लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है, या जुड़वा बहन ग्रह कहा जाता है, या भगनी कहा जाता है पृथ्वी के, ठीक है। क्योंकि उनकी आकार और आकृति भी देखेंगे तो सेम सेम समान होता है, ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा था कि दूसरे के पथ में जाके भ्रमण करने लग रहा था, बार बार जाके दूसरे को टक्कर मार रहा था, ठीक है। तो उनको क्या किया गया, उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2000 अगस्त 2006 में निर्णय लिया, ठीक है, कि जो खगोलीय पिंड है इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाए, ठीक है। और इसको फिर क्या किया गया, बौना ग्रह कहा जाने लगा, मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ग्रह वाला रूल है, लेकिन ये बार बार उस ग्रह वाली हरकत कर रही थी, कर रहा था, तो उसको उसी श्रेणी में, इसकी खोज हुई थी। देखिए, सीरस, और देखिए एक और एक ग्रह है जो 2003 में खोजा गया था, इसको यूबी 313 सीरस है, जो ये भी सेम, दोनों का सेम काम है, तो इनको भी बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी क्या है, सूर्य, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, वो ग्रह है, एक प्रकार का ग्रह पृथ्वी, जहाँ पे जीवन का वास, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन वास करता है, ठीक है, जल की उपलब्धता है, ठीक। और आकार में अगर इसको आप देखते हैं तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। और यह ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है, और जो भूमध्य रेखा है वहां पे थोड़ी सी उठी हुई है, जिसके कारण इसे भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। आगे देखिएगा, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है, हमने बताया। यह पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। कह रहा है कि जैसे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है, और यहाँ पे क्या है, पानी है, ऑक्सीजन है। पानी ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पे ही जीवन संभव है। अदर जगह पे क्या है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अदर जो ग्रह है, ठीक है। अंतरिक्ष में देखने पर ये पृथ्वी कैसा प्रतीत होता है, तो नीला रंग का दिखाई पड़ता है। इनका 2/3 हिस्सा क्या है, पानी है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ज्यादा ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन होने से इसको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं चंद्रमा को। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा का
व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 की बात कर रहा है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी से क्या है, नजदीक है। ठीक, कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूरी से, बहुत नजदीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, बड़ा थोड़ा दिखाई देता है। सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी तुलना करते हैं, ये तुलना करने के लिए कहा। रोचक तथ्य, चंद्रमा का पहला व्यक्ति उतरने वाला है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले व्यक्ति है जो कि कब उतरा है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। अगला, उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे हम क्या करते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह भी कुछ होते हैं, जैसे कृत्रिम सैटेलाइट हम देते हैं ना ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की जानकारी कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपना मानव निर्मित सैटेलाइट देते हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, IRS, एड, एडुसेट, ये सब क्या है, भारतीय उपग्रह हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है। आप यहाँ दें, चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतना ही दिन में क्या कर लेता है, अपने आस पे भी चक्कर लगा लेता है। इसीलिए चंद्रमा का क्या होता है, एक भाग दिखाई देता है। अगला चलते हैं, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बर्फ है, ठीक है, पानी नहीं है, पहाड़ है, मैदान है, ठीक है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण वहां पे जीवन संभव न है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरा तरह से चांद क्या होता है, दिखाई देता है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो तारा ग्रह ग्रह के अंतरिक्ष छोटे छोटे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो पिंड होते हैं, उन्हें हम क्या क्या करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक पट्टी, ठीक है, पट्टीनुमा जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक, क्या होता है, जब ग्रह क्या करते हैं, भारी विस्फोट होती है ना, तो उनमें छोटे 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 टुकड़े होते हैं, वही क्षुद्र ग्रह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु में के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे गड्ढे बन जाते हैं। कहता है कि जैसे उल्का होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड क्या होते हैं, पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, टूट के आते हैं तो, ठीक है, और जैसे वायु के संपर्क में पृथ्वी के सतह के पास आते हैं और संपर्क में आते हैं, ये जल उठते हैं, जल उठते हैं तो इनमें तीव्र प्रकाश दिखाई देता है जलने के कारण। और अगर पूरी तरह से नहीं, और वो बहुत बड़े भी आकार के होते हैं, और वो पृथ्वी पर अगर गिर जाते हैं तो खाई उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, थोड़ा सा इधर हाँ, चलो इधर चलिए, क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता को देखे हैं? आपने देखा होगा कभी कभी एक चौड़ी चौड़ी सी पट्टी बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। हमारा सौरमंडल के इस आकाश जो हमारा सौरमंडल जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के जितने ग्रह उपग्रह छोटे छोटे पिंड हैं, वो इसी का भाग है। ठीक है, आकाश गंगा, बहुत सारे आकाश गंगा होते हैं। ठीक है, एक हमारा लेकिन आकाश गंगा उसका प्रकाश की एक बहती नदी की तरह, देखे देखते कि पट्टी ऐसे लगता है जैसे जल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देती है। इस इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। ठीक है, इस प्रकार लाखों, अरे आकाश गंगा मिलकर क्या होता है, देखिए, आकाश गंगा मिलकर क्या बनेगा, एक बनेगा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता के कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रहस्य को जान नहीं पा रहे। अब देखिए, हम थोड़ा सा बता रहे हैं। सबसे देखिए, हम पृथ्वी पे हैं, ठीक है, पृथ्वी, फिर पृथ्वी किसका भाग है, सौरमंडल का। सौरमंडल किसका भाग है, आकाश गंगा का।
आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का। सबसे बड़ा कौन हुआ? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से छोटा कौन हुआ? याद रखिएगा, आकाशगंगा। आकाशगंगा से कौन छोटा हुआ? सौरमंडल। और सौरमंडल से छोटा क्या होगा? जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब ये सब आ गए। ठीक है। अब ये है अभ्यास प्रश्न। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं सुधार करूँ अगर कुछ कर दे। थैंक यू।